हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। आज हम क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है पर उसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख करके क्वेश्चंस बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे चैप्टर्स में, लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में या फिर चैप्टर के बीच में, कॉन्सेप्ट वाइज हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे इस वीडियो में। चलिए तो पहला सब क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, ए फोर्स 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कितना 7 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 7 न्यूटन। फिर द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब जाहिर सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करेगा, उसके अपोजिट फोर्स के डायरेक्शन के जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसके अलोंग ये मूव करेगा, और ये मूव करते करते यहाँ पे आ गया, और इसके बीच की जो दूरी थी वो 8 मीटर हो गई। डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि ये 8 मीटर, लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट के कारण, ये फोर्स लगाने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 8। मतलब अगर हम इसको बनाने की कोशिश यहाँ देखें तो हमारा जो एफ होगा वो 7 न्यूटन होगा, एंड जो डिस्प्लेसमेंट एस होगा वो 8 मीटर होगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे वर्क डन, बताइए कि कितना काम हुआ है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना काम किया गया है, कितना वर्क डन हुआ है। तो हम सभी जानते हैं, फार्मूला आप सभी को याद होगा। तो ये जो वर्क डन वाला फार्मूला होता है वो वर्क डन का मतलब होता है एफ इंटू एस। मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वर्क डन, किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं और उसमें एस डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, उस फोर्स जो लगाया गया फोर्स है और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा वर्क डन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा फोर्स कितना 7 न्यूटन लगा है, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना 8 मीटर हुआ है, यानी कि 7 इंटू 8, और यहाँ पे न्यूटन है और यहाँ मीटर है तो न्यूटन मीटर लिख देंगे। 8 का टेबल 7 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 56 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, और वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, यानी कि 56 जूल। यानी ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने में कितना वर्क डन हुआ है, 56 जूल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता क्या है, उसका यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब फार्मूला पूछा है। तो फार्मूला तो हम जनरली जानते हैं कि 1/2 mv², बट पहले देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है। जो एनर्जी के फॉर्म, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का ही एक फॉर्म है जिसको हम लोग देखते हैं उसके मोशन के अनुसार, या फिर उसके मोशन के कारण। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब अगर गति में है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो एनर्जी होगा उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ये जो काइनेटिक एनर्जी है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट ए है तो ऑब्जेक्ट ए है, इसमें 10 जूल 15 जूल ये इतना काइनेटिक एनर्जी है, बट हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो अगर इसका हम फार्मूला देखें तो सबसे पहला हाफ ऑफ mv²। एम क्या है, एम इज द, जहाँ पे एम जो होगा वो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा, और भी क्या होगा, तो भी जो होगा फोर्स लगाने के कारण जो वेलोसिटी गेन करेगा वो ऑब्जेक्ट, वो उसका वेलोसिटी हो जाएगा।
अब इसका अगर हम एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट आखिर होता क्या है, तो एसआई यूनिट पूरी दुनिया में इसको हम लोग एसआई यूनिट जूल होता है, जूल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जे से लिखते हैं। आशा है कि ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट थ्रो एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन द कर्व्ड पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ए है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने कुछ एंगल पर ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, और फेंकने के बाद वो कुछ समय के बाद वापस चला आता है। अब क्या कहता है कि द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही उसका इनिशियल पॉइंट, जो यहाँ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो जाता है। अब बताना है कि उसका वर्क डन क्या होगा ग्रेविटी के फोर्स के अनुसार। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, बनाएंगे, तो सबसे पहला चीज़ तो ये देखेंगे कि जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी को हम दो भागों में तो हम देखते ही हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को ग्रेविटी के अगेंस्ट जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते रहता है और वही बाद में काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये हम सभी जानते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है यही हमारा पूरा वर्क डन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ही। यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट सर्टेन एंगल पे उसको क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, वो ग्राउंड पे वापस आता है कर्व्ड पाथ में। मतलब ग्राउंड से फेंके तो कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे ही आएगा, ये तो हमें पता है। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास m है और उसको फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वो लौट कर ग्राउंड पे ही आएगा, इतना तो पता है। बस अब प्रॉब्लम ये है, फ़र्क इतना पड़ता है कि आखिर जहाँ से फेंका गया है वहाँ वापस आता है या फिर जहाँ से फेंका गया है या दूसरी जगह वापस आता है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो जब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है W बराबर mgh। यहाँ पे g जो है वो आपका 9.8, मतलब ये ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स हम कह सकते हैं या फिर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन हम इसको कह सकते हैं। बट अगर यहाँ मास तो कुछ ना कुछ तो है, इसमें कोई शक नहीं है और ये भी है, बट एच हम देखेंगे टोटली जो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन जो डिपेंड रहता है, ये जो है टोटली डिपेंड करता है हाइट पे, कि किसी भी वस्तु को कितना ऊंचा तक हाइट मिला है। लेकिन अगर उसका हाइट यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे अगर ख़त्म हुआ, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो जाए, एक ही बिंदु पे आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे एच तो हमारा जीरो हो गया। तो अगर एच जीरो हो जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, W इक्वल टू एम जी इंटू जीरो, मतलब W बराबर जीरो, यानी वर्क डन, इस क्वेश्चन का वर्क डन कितना है, जीरो है। कारण है कि वो जहाँ से हम फेंके थे वो वस्तु वहीं पे आके गिर गया, तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है कि ए बैटरी लाइट ए बल्ब, एक बैटरी की वजह से बल्ब जलता है, ठीक है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज, उसमें जो एनर्जी चेंज हो रहा है, वो जो सारा प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। हम सभी जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम, कि जो एनर्जी है ना उसको बनाया जा सकता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना ख़त्म किया जा सकता है। ये जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं बिना ख़त्म, मतलब बिना बर्बाद हुए, बिना थोड़ा भी बर्बाद इधर उधर हुए, वो डायरेक्ट पूरा का पूरा एनर्जी फॉर्म हो जाता है किसी ना किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर बैटरी से लाइट बल्ब जलने में कौन कौन सा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बैटरी है, ये वाला अगर बैटरी है, मान लेते हैं ये बैटरी है और यहाँ से हमने एक बल्ब लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है।
तो ये बल्ब ग्लो होने लगी, ये बल्ब क्या हो रही है, ग्लो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि इस बैटरी में कौन सा एनर्जी था। तो बैटरी में हम सभी जानते हैं कि केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है। उस केमिकल एनर्जी से जैसे ही हमने तार जोड़ा वो केमिकल एनर्जी चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही इस बल्ब के पास पहुंचा वो चेंज हो गया आपका लाइट प्लस हीट एनर्जी में। ये हम देख भी सकते हैं, अपने बल्ब को देखिएगा तो वहाँ से लाइट भी निकल रहा होगा और बल्ब को छुइएगा तो वो गर्म भी हो गया होगा। कारण है कि वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में बदल रहा है। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट लिख देंगे, बहुत ही हल्का है, 5 नंबर 2 नंबर जितना का होगा वो मिल जाएगा कि बैटरी में केमिकल एनर्जी था और वो केमिकल एनर्जी बदला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदला है लाइट एनर्जी और प्लस हीट एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है ए सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास। ठीक है, 20 kg मास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो 20 kg का है। चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये पहले जो यू था इसका 5 मीटर पर सेकेंड शुरू में या 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन हमने क्या किया, ब्रेक लगाया और इसका जो वेलोसिटी था वो थोड़ा सा कम हो गया। ब्रेक लगाने के बाद ऑब्वियसली वेलोसिटी कम ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड 20 kg का। अब कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ है वो हमें निकाल के दिखाइए। फोर्स जो लगा है, ये हमने जो फोर्स लगाया है इस ऑब्जेक्ट पे, फोर्स जो लगाया है उस फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहला चीज़ कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इस सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन के बारे में इस सिचुएशन हो तो समझ लीजिएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव हो रहा है वही हमारा क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, इसको हम इनिशियल पॉइंट मान लेंगे और इसको हम फाइनल पॉइंट मान लेंगे। अगर ऐसा हम मानते हैं तो यहाँ पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम मान लेते हैं EI, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, और इस फाइनल पॉइंट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम मान लेते हैं EF, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम सबसे पहले इसके लिए तो हमें इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा और फिर इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, और फिर दोनों को जब हम घटा देंगे फाइनल में से इनिशियल को, मतलब EF माइनस E इनिशियल, यही हमारा वर्क डन हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो सबसे पहले U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो तो दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑब्जेक्ट का m दिया है 20 kg। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, EI मतलब इनिशियल पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है, फार्मूला तो वही लगेगा m, बट वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, u है, तो u स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/2, m का मान क्या है 20 प्लस 5 का स्क्वायर, 2 से ये कटेगा और 10 इंटू 25 मीन्स 250 जूल। समझ में आ गया। मतलब ये हुआ कि इस वाले पोजीशन पे जो वर्क डन हो रहा, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 250 जूल है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्या होगा, तो EF मतलब फाइनल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका होगा हाफ ऑफ mv², क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 1/2 गुने 20 गुने 2 का स्क्वायर, ये कटेगा और 10 इंटू ये हो जाएगा 4 मीन्स 40 जूल। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो अभी तो बताए हैं कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हुआ होगा, मतलब EF माइनस EI, कितना आया है EF 40 जूल माइनस EI कितना आया है 250 जूल, यानी कि -210 जूल। देखिए
ये माइनस में आएगा, वर्क डन माइनस में आएगा। कारण क्या है? कारण है कि यहाँ पे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे लो काइनेटिक एनर्जी, और धीरे धीरे इसका स्पीड घटता जा रहा है और लास्ट में ख़त्म। एक समय के बाद में ऐसे ही ब्रेक लगाता गया तो ये इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो निगेटिव तो आएगा, तो इसलिए इसका जो टोटल वर्क डन होगा -210 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब एक घर में 250 यूनिट एनर्जी खर्चा हो रहा है एक महीने में। तो कह रहा है कि इसी एनर्जी को जूल में बदल के दिखाइए। तो हम क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में? सबसे पहले दिया कितना है? 250 यूनिट दिया है, एनर्जी 250 यूनिट दिया है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम क्या एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि एक यूनिट जो होता है वह 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर्स बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमें क्या करना है? यूनिट को जूल में बदलना है। ये बात हमें ध्यान रखिएगा कि इस यूनिट को, ये जो 250 यूनिट दिया है उसको हमें जूल में बदलना है। डायरेक्ट तो बदल नहीं सकते, तो सबसे पहले यूनिट को हम किलोवाट आवर में बदल लेंगे और किलोवाट आवर को तो आसानी से हम जूल में बदल लेंगे। तो हम क्या जाने कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। बट हमारे पास कितना है? 250 किलोवाट आवर है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो 250 में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक में इतना, तो 250 में कितना था? 250 × 10⁻⁶। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये करेंगे तो 9 × 10⁻⁶ जूल होगा और यही आपका आंसर होगा। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg। ओके, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो 40 kg का है, ठीक है। इज रेज्ड टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। इसको हमने 5 मीटर ऊपर उठाया, यहाँ पे लाए 5 मीटर। ये वस्तु अब यहाँ पे आ गया है 5 मीटर। ये जो हाइट है वो 5 मीटर हो जाएगा और ये 40 kg का वस्तु अब यहाँ आ चुका, ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी? इसका पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पे जी का मान बोला है कि आप 10 मीटर/सेकेंड² रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसी का यूज करके क्या करेंगे? हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम देख चुके हैं कि मास जो है वो 40 kg दे चुका है और जो हाइट है वो 5 मीटर हो चुका है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा mgh। m का मान 40, g का मान 10, h का मान 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 405 2000 जूल। मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पे इस पॉइंट पे 5 मीटर ऊपर इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 2000 जूल होगा। इसका तो आंसर हमें मिल गया। अब क्या कह रहा है? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल। अगर उस ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया, यहाँ से हम गिराना चाहते हैं नीचे की तरफ, तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन। वो आधा पर, मतलब यहाँ पे अगर रहेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताइए इस पोर्शन पे, इस पोजीशन पे। क्योंकि अगर हम गिराएंगे तो उसके आधा पर आने के बाद, मतलब यहाँ से दूसरे यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल जो हाइट है वो तो हमारा 5 मीटर है। तो इसका हाफ वे डाउन अगर हम देखें तो यहाँ पे एज रेस की बात करें तो ये 5/2 मतलब 2.5 मीटर हो जाएगा। इस वाले पोजीशन पे जो एज होगा वो 2.5 मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ भी एक काम करते हैं कि यहाँ तो देखते हैं कि यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी आखिर है कितना। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कहाँ पे? एट 2.5 मीटर, ग्राउंड से 2.5 मीटर ऊपर।
हम क्या निकालें, पोटेंशियल एनर्जी निकालें। तो फार्मूला mgh, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m का मान यहाँ भी 40 kg ही होगा, g का मान 10 और h क्या है 2.5। अब अगर हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं। इसको ख़त्म करके नीचे 10 तो ख़त्म हो गया, और 25 में 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 जूल। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम देखें कितना है तो 1000 जूल है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1000 जूल। अब एक बात बताइए, इतना तो आप पढ़े लिखे हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल 2000 जूल था, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल में बदल गया है। मतलब यहाँ से यहाँ बदला है 1000 जूल। अभी भी कितना है, अभी 1000 बाकी है। तो वो 1000 यहाँ से यहाँ काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमें दिख जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंजर्वेशन के नियम के अनुसार जो टोटल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऊपर होगा, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट 2.5 मीटर प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब वहाँ से जो शुरू होगा डाउन टू 2.5 मीटर जो भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया 2000 जूल और ये तो है 1000 जूल, और इसी को तो हमें निकालना है, ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट 2.5 मीटर। तो क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। काइनेटिक एनर्जी होगा वो 2000 जूल माइनस 1000 जूल इक्वल टू 1000 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन होल्ड ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड 30 मिनट। अब क्वेश्चन देखिए कि जो एक आदमी है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपने सर पे उठा के रखा है 30 मिनट तक, और उसके बाद वो थक जाता है। थकने के बाद में हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, क्या वो कोई काम किया है या नहीं। अब एक बात बताइए, ये ऑब्जेक्ट को उठा के तो रखा है, बट वहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट 0, वो कहीं गया ही नहीं है। उसका डिस्प्लेसमेंट वो मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसी जगह पे है। तो अगर उसका डी मतलब एस, इसको डी डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दर्शाएंगे, तो एस जो है 0 है, तो वहाँ पे वर्क डन का तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि एफ इंटू एस, बट एस इज 0। अगर एस 0 है तो हम क्या कहेंगे कि एफ इंटू 0 मतलब 0, मतलब वर्क डन 0 हो गया।